हेलो यंगस्टर्स। जय हिंद सभी को। मैं जो बुक आपके लिए रिलीज़ किया था 26 जनवरी में, आप लोग पढ़ लिए होंगे, आप तक पहुंचा होगा। नहीं पहुंचा तो सारे केंद्रीय विद्यालय में मैंने बुक भेज दिया है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल में से भी ये बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है मास फिजिक्स। मास फिजिक्स ये यूट्यूब चैनल में जाके एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ये बुक कैसा यूज़ करना है। तो इस बुक में मैंने 10 प्रैक्टिस पेपर दे दिया है और उसके साथ उसका फुल लेंथ आंसर भी दिया है। और इसमें हर क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन अलग है। ऐसा करके मैंने सारे सिलेबस कंप्लीट किया है। तो उसमें मैंने लिखा है 15 दिन में आप फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं किया होगा तो आज से आप स्टार्ट कीजिए। 15 दिन में डेफिनेटली आपका फिजिक्स कवर हो जाएगा। तो इसमें मैंने सारे डेरिवेशन, जो पूरा सिलेबस में जितने सारे डेरिवेशन हैं, सारे डेरिवेशन हर क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं वो कवर किया है। तो इसके लिए ये बुक आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और उसमें अगर कोई दिक्कत आता है, क्वेश्चन पेपर में पढ़ लिया और आंसर भी पढ़ लिया बुक से, फिर भी आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा आया, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बना रहे। तो आज मैं फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर का पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करूँगा। ऐसा करके आपको मैं 10 दिन में 10 प्रैक्टिस पेपर का वीडियो भेज दूंगा। तो आप लोग सभी लोग ये 10 पेपर का वीडियो देख लेंगे। जिधर आपको प्रॉब्लम आता है, जो डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, जो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, तो आप ये वीडियो देखिए, आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये बुक अगर अब तक नहीं पहुंचा होगा तो आप लोग, मैं एक वीडियो भेजा है 27 में, उस वीडियो में ये बुक कैसा यूज़ करना है उसमें मैंने एकदम अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो डेली 3 क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस करना है, डेली 1 को पेपर आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा 3 दिन करने के बाद 3 पेपर हो गया। तो तीनों में से कोई भी एक पेपर आप लेके, नहीं तो आपका पेरेंट को बता दीजिए, कोई भी एक पेपर लिखने को देने को बोल दीजिए, अदरवाइज़ आपका स्कूल के टीचर को बोल दीजिए, कोई भी एक पेपर आप लिख दीजिए, लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर 4th डे से आप 5th डे से आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 3 पेपर 4, 5, 6। और वो 4, 5, 6 होने के बाद फिर से एक बार आप टेस्ट दे दीजिए और लास्ट में 4 दिन 4 पेपर कीजिए और 7, 8, 9, 10। उसके बाद उन 4 पेपर में से एक पेपर लेके आप टेस्ट दे दीजिए। तो ऐसा करके 3 आपका रिटन टेस्ट होगा और 10 पेपर आपसे पढ़ के होगा। तो ये 10 पेपर मतलब इंटायर फिजिक्स है। सारे फिजिक्स जो सीबीएसई सिलेबस में है, सीबीएसई का सिलेबस का हर क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किया है। डेरिवेशन का, थ्योरी का क्वेश्चन, और साथ ही उसमें व्हाट्स क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया है। जो हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चन है वो भी डिस्कस है, और केस बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा सीबीएसई का पहला सैम्पल पेपर आया था, वही सैम्पल पेपर का जो पेपर का पैटर्न है, वही पेपर का पैटर्न फॉलो करके मैंने बनाया। तो चलिए अभी ये पेपर स्टार्ट कर देता हूँ। और ये मैं सॉल्यूशन करते टाइम थोड़ा सा फास्ट बोलूँगा, इसलिए कि कम से कम समय में मैं ये वीडियो बना दूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है इस बुक में, इस प्रैक्टिस पेपर में, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90, 0, 0 to 90, 0 to 180। तो हमें ये पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर ये पोटेंशियल सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा 90 डिग्री ऑलवेज। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा फास्ट बोलूँगा क्योंकि हमें ये पूरा कम से कम समय में पूरा वीडियो होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। मैंने आपको और एक बात चीज़ बता के रखता हूँ, फिजिक्स ये 10 दिन डेली 3 घंटा पढ़ना है।
3 घंटे से ज़्यादा फिजिक्स पढ़ना ही नहीं। 3 घंटे भी आपने अच्छे से किया, 3 घंटे में एक पेपर भी अच्छे से किया, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम. So our second question is SI unit of electric flux. So any beyond this question, if SI unit of any physical quantity asked in the exam, first of all you remember the formula of that physical quantity. Then by using that formula you make the SI unit. For example here electric flux. So what is the formula for electric flux? You know that electric flux phi is equal to EDS. Phi is equal to EDS. So first of all take unit of E. E is the electric field. Electric field is equal to force upon charge, and this ds is the area. This force upon charge and ds is the area. So that area is a meter square and force is a Newton, and this is a charge is a Coulomb. So that Newton meter square per Coulomb. Where is the Newton meter square per Coulomb? This is. Otherwise here volt meter is also given. So we know that force into in this area there is a meter into meter. So that the force is a Newton. Newton into meter, that is a joule, and this is a joule meter. Then joule upon Coulomb. Here joule and Coulomb, joule upon Coulomb means that is work upon charge is a volt. So that volt meter is also the SI unit of electric flux. Now third question, which of the following is not a property of electric field lines? First is a electric field lines are a continuous curved line without any breaks. It is correct. Second is a two electric field lines cannot cross each other. Yes, two electric field lines cannot cross each other. The beyond this question, one question may be asked in your exam, that is why two electric field lines never cross each other. So two direction of electric fields at the intersection point occurs, then it is practically not possible. So that this is also two electric field lines never cross each other. This is correct. Then field lines start at a positive charges and end at a negative charges. This is also correct. Then final last one is they form a closed loop. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो आंसर इज दे फॉर्म closed loop. This is not a property of electric field lines. Now next question, potential difference applied across a given conductor is doubled the mobility of the electric field electrons in the conductor is. अगर potential double किया, then first of all you find the relation between mobility and potential difference. The mobility and electric field relation, you know that. That is mobility mu is equal to Vd upon E. But you know that E is equal to V upon V means potential, V upon L. So that here mobility is inversely proportional to V. So that if potential doubled, then obviously mobility become half. So here the B answer is correct. Now question number 5, the energy between the valence and conduction bands of a substance is 6 volt. The substance is. So sometimes I am going beyond the question. तो इसका ये क्वेश्चन के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगा. सो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच वाला जो डिस्टेंस है, अगर ओवरलैप है और वेरी क्लोज है तो वो कंडक्टर, और लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन होल्ट होगा एनर्जी बैंड गैप, दैट इज सेमी कंडक्टर. इफ द this energy band gap between valence and conduction band more than 3 electron volt, that is a insulator. Here insulator is a correct answer. So name the spectral series of hydrogen atom lying in a visible region.
फिजिबल रीजन में एक ही स्पेक्ट्रल लाइन है, वो है बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर मेनी न्यूक्लियाई। इट शोज दैट द न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है, ये प्रॉपर्टी दिखाता है, मीन्स दैट इज अ short range in nature. Then question number 8, a beam of light consisting of red, green and blue colors is incident on a right angled prism. The refractive index of the material of the prism for the above red, green and blue wavelengths are 1.39, 139, 1.44 and 1.47 respectively. The prism will, then what happens here, blue color, green color and red colors, these colors are incident on the surface AC, making an angle 45. So we know that relation between refractive index and critical angle. If the angle is more than critical angle, incident angle is more than critical angle, then that light shows the total internal reflection. So here the sin IC is sin 45. So that is equal to n is equal to here for this prism, n equal to under root 2. So that that is equal to 1.414. If the refractive index is more than 1.414, that ray shows the total internal reflection. And if it is less than 1.414, then it this ray refracted. So beyond this question, 3 more question may be asked on the same point. Then you remember this. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी दिस वैल्यूज, ये वैल्यू क्या दी है देख लीजिए। इसमें अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.41 है, उस रे को बाहर निकालना है। ये रेड कलर है, ये बाहर आ जाएगा और ये दोनों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा इधर। सो ये जो है, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए उस टाइम में सेपरेशन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको क्या ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछे, नॉट सेपरेट द 3 कलर्स एट ऑल। तो इधर तो दिख रहे 2 कलर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहे, एक कलर बाहर जा रहे। इसका मतलब रेड कलर सेपरेट फ्रॉम दीज 2, तो सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर। दिस इज अ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, electrons used in an electron microscope are accelerated by the voltage of 25 kV if the voltage is increased to 100 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with the electrons would be. तो de Broglie relation पोटेंशियल के साथ, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन का फॉर्मूला पहले आपको याद करना है। वो फॉर्मूला होगा आपका लैम्बडा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, वो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/e_v। तो ये अंडर रूट v से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब इधर कितना डिफरेंस है, फर्स्ट इनिशियल में 25 किलो वोल्ट है एंड इधर 100 किलो वोल्ट है। दैट मीन्स दैट इज 4 टाइम्स इंक्रीज्ड। सो हियर यू राइट 4 टाइम्स अंडर रूट 4, v इज इक्वल टू अंडर रूट 4 फॉर दिस, देन टेक आउटसाइड मीन्स दिस अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2, सो दैट इज डिक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। A plane electromagnetic wave of energy U is reflected from the surface. Then the momentum transferred by the electromagnetic wave to the surface is.
ये आप 11th में देखा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो मोमेंटम, एक बॉक्स में गैस है, क्यूबिक बॉक्स में गैस है, और उनका मोमेंटम एक सरफेस में इम्पार्ट करेगा तो कितना मोमेंटम होगा। तो आपने उधर देखा था 2mv, तो ये भी आंसर वही होना चाहिए। तो देखते हैं इधर क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी कितना है, तो टोटल एनर्जी हमें पता है, सॉरी टोटल एनर्जी यू दिया है, और मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का और यू का क्या रिलेशन है, मोमेंटम का यू का रिलेशन ये P इज इक्वल टू यू अपॉन सी। कैसा है यू अपॉन सी, वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम एंड सी इज इक्वल टू मोमेंटम इंटू सी, so that is a m c and c is equal to energy. Okay, so that is a pc into energy, energy equal to pc, so that p is equal to u upon c. तो फर्स्ट टाइम जो मोमेंटम इम्पार्ट करेगा इनिशियल मोमेंटम वो होगा u अपॉन सी, एंड जब रिवर्स आएगा वो फाइनल मोमेंटम में होगा u अपॉन सी, बट इन माइनस द नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज अ अपोजिट डायरेक्शन। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम 2u/c। तो ये चेंज इन मोमेंटम 2u/c माइनस 2u/c आएगा, वो जो माइनस 2u/c तो मॉड में लिया उसका 2u/c आया, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए c, 2u/c। क्वेश्चन नंबर 11, द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट AC means is। तो ये आंसर क्लियरली रिलेशन बिटवीन RMS एंड पीक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज इन द AC सर्किट, दैट इज इक्वल टू VRMS इक्वल टू V0 अपॉन √2। तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, VRMS को जो दिया है पीक वोल्टेज, जो RMS वोल्टेज जो दिया है 220 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा E। ये आप कैलकुलेशन बाद में कर सकते हैं, एंजॉय द कैलकुलेशन लेटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, बायो-सैवर्ट्स लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विथ वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो वो फोर्स का फॉर्मूला यूज करो, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अगर V क्रॉस बी मतलब आपका अगर वो दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तब भी पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है E। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करके डायरेक्ट वो क्वेश्चन आंसर के पास ही जाऊंगा, तो बाकी तो आप लोग पढ़ लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग अ लॉन्ग सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का ये एक्सिस है, इस एक्सिस से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इधर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही है, दोनों पैरेलल है। जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो उन दोनों के बीच वाला एंगल होगा 0। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, कितना फोर्स लगने वाला है वो फॉर्मूला आपको पता है, F इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला आपको पता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर दोनों पैरेलल होगा, साइन थीटा इज साइन 0, सो दैट फोर्स इज 0। जब फोर्स 0 होगा देन द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। नेक्स्ट वन, अ करंट कैरिंग अ लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। एक करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, दैट एक्ट लाइक मैग्नेटिक डाइपोल और लाइक बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट की तरह वो काम करेगा। तो हमें पता है फॉर्मूला, अगर एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसका टॉर्क हमें पता है, रेक्टेंगुलर टॉर्क, रेक्टेंगुलर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उसका हम लोग डेरिवेशन किया है, वो डेरिवेशन क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू नी बाय साइन थीटा।
तो मतलब एन के ऊपर डिपेंड है, करंट के ऊपर डिपेंड है, एंड डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड्स ऑन द एरिया, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ shape of the loop. Next question, if magnetic substance is kept in a magnetic field, then which of the following substance is thrown out? जो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है वही बाहर जाएगा, दैट मीन्स डायमैग्नेटिक मटेरियल. बियॉन्ड दिस क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उनका जो मैग्नेटाइजेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो ये होगा डायमैग्नेटिक का अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो इसका आंसर डायमैग्नेटिक. क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, ये 3 क्वेश्चन आपको पता है, AR क्वेश्चन है. इस बुक से बियॉन्ड जाके आप और भी बहुत सारे AR क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. AR क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिफिकल्टी कहाँ आता है, तो A और B ऑप्शन में. इधर A ऑप्शन में क्या दिया है, A and B are both correct and R is a correct explanation of E. Second, B में क्या दिया है, both A and R are true and R is not a correct explanation of E. ये दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है. तो बाकी तो आपको सेंटेंस इजीली समझ में आएगा कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है. तो दोनों करेक्ट तो है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, ये देखने के लिए ये इसमें कंफ्यूजन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. तो अगर उस टॉपिक के रिलेटेड अगर वो हो रहे रीज़न, मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो सकता है. सो नाउ इधर का 3 क्वेश्चन क्या है देखिए. नंबर 1, 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स कैरिंग ए करंट इन द सेम डायरेक्शन कम क्लोज टू ईच अदर, मीन्स देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, मीन्स दैट आर कॉल्ड एज अ लाइक करंट. दोनों का डायरेक्शन सेम है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दिस इज करेक्ट. पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल, ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये इसका आंसर है ए. सेकंड में क्या दिया देखो, सेकंड, इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ अ लार्ज अपर्चर. ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज अपर्चर है और रीज़न क्या दिया है, लार्जर इज द अपर्चर, स्मॉलर इज द मैग्नीफाइंग पावर. तो ये सेकंड वाला रीज़न जो दिया है वो सेंटेंस ही रॉन्ग है, तो इसका आंसर होगा सी. 18 क्वेश्चन में, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द फोटो करंट इंक्रीजेस. फोटो करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज किया तो फोटो करंट इंक्रीज होता है. हम लोगों ने देखा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आप थ्योरी में पढ़ लिया था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अलग ग्राफ. और फोटो करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट. फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सो दिस इज अ फॉल्स. सो ए इज ट्रू एंड आर इज अ फॉल्स. द आंसर इज अ सी. नाउ सेक्शन बी, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ए का मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया है. तो ये बोर्ड के लिए क्या चाहिए, बोर्ड में एग्जामिनर को क्या चाहिए, वो पर्टिकुलर उनको फुल मार्क मिलने के लिए क्या चाहिए, वो सब कुछ मैंने इधर डिस्कस किया है. आप ये अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो. तो एक क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 2 मार्क का. 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज क्यू ईच are kept 2 meter apart in the air. A third point charge capital Q of unknown magnitude and sign, उसका डायरेक्शन भी पता नहीं है, वो कितना वैल्यू है वो भी पता नहीं है, is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of a Q. ऐसे जगह रखेंगे ताकि उधर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होकर कैंसिल होना चाहिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहिए. तो ये डायग्राम है. सपोज हम लोगों ने एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्यू, वो भी पता नहीं हमें, वो चार्ज का सिर्फ क्यू इतना ही दिया है, तो आइडेंटिकल चार्ज लेंगे कि स्मॉल क्यू, और बीच में कहीं भी एक कैपिटल क्यू रखेंगे और लेफ्ट साइड का क्यू से उसका डिस्टेंस x होगा और राइट साइड का 2 - x होगा, क्योंकि दोनों के बीच वाला डिस्टेंस 2 मीटर है. तो हमारा फॉर्मूला होगा फोर्स का
इस क्यू एंड कैपिटल क्यू के बीच में क्या फोर्स है और ये क्यू और इस क्यू के बीच में क्या फोर्स है, उसके लिए हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे कूलम्स फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर, फॉर डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर, x is the distance, is equal to 1/4πε0 Q capital Q divided by 2 minus x square. So solve this equation, enjoy the calculation later. So the x is equal to 2 minus x, then x equal to 1 meter, so that it should be at the center of these two charges, and the nature of the charge must be opposite to the nature of the small q. अगर ये दोनों नेगेटिव ले लिया तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, अगर ये दोनों पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव होना चाहिए। तो इसको और में एक क्वेश्चन है, वो भी 2 मार्क का क्वेश्चन। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मतलब जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चीज़ ध्यान में रखना कि न्यूमेरिकल में गिवन क्या दिया है उसको पहले आपको देखना है, और गिवन देने के बाद गिवन से कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है उसका रिलेशन 3-4 जो क्वांटिटी है उनका रिलेशन लगा के चेक करना है कौन सा उधर फॉर्मूला फिट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते ही अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि गिवन क्या दे, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक टेक्निक है, अगर हमें न्यूमेरिकल में क्या दिए वो पता नहीं चल रहे तो उस टाइम में आप उनका यूनिट देखो, यू फाइंड द यूनिट से आपको वो क्वांटिटी याद आ सकता है। अरे सेम कूलम मीटर है, कूलम मीटर होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो इधर न्यूटन पर कूलम है, न्यूटन पर कूलम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो ऐसा अगर वो आगे वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है देन यू यूज़ द यूनिट। ओके, सो अभी देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 3 × 10⁻⁸ कूलम मीटर from its position of stable equilibrium to the position of unstable equilibrium in a uniform electric field of intensity 10⁴ Newton per coulomb। तो इसमें गिवन आपको पता चल गया, एक तो मोमेंटम P दिया है, दूसरा E दिया है, तो हमें तो वर्क डन निकालना है, उसको रोटेट करके वर्क डन क्या होगा निकालना है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला, तो वर्क डन मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है फॉर्मूला PE विद इन अ ब्रैकेट θ1 - θ2, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू PE θ1 - θ2। तो P का वैल्यू आपको पता है, E का वैल्यू आपको पता है, दोनों वैल्यू पुट करो, और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल 0 होगा, और ये एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका 180 एंगल होगा। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 6 × 10⁻⁴ जूल। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी 2 मार्क है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स चैप्टर लॉरेंज फोर्स से स्टार्ट होता है मैम, मूविंग चार्ज, तो इसके लिए लॉरेंज फोर्स आपको याद रहना जरूरी है। On the charge particle of a charge q moving with a velocity v in magnetic field B, so that no work is done by this force on the charged particle। पहला पर लॉरेंज फोर्स क्या है वो देखते हैं। लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू V बार क्रॉस B बार। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, W वर्क डन इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, देन फोर्स आपको ऊपर दिए, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म हम वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो ये फॉर्मूला आएगा, फोर्स पुट करो ये वैल्यू फोर्स का, Q टोटल वर्क डन के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, Q V बार क्रॉस B बार इंटू V डॉट V dt, V बार dt। तो ये फॉर्मूला इसको देखो, V बार क्रॉस B बार, दिस इज वन क्वांटिटी, डॉट V बार। सो जब हम लोग
दो क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, दो क्वांटिटी का जब स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये दो क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट में वी बार क्रॉस वी बार एक क्वांटिटी मान लिया हम लोगों ने डॉट वी बार, तो इसका आंसर आता है ये 0। तो 0 कब आएगा? जब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। तो वी बार क्रॉस वी बार का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट वी बार के साथ परपेंडिकुलर होगा, तब वो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो 0 आ गया तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। सो इधर क्या दिखाना है हमें? दो वर्क डन शो दैट नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो दोनों में चार्ज पार्टिकल का वर्क डन कब नहीं होगा? इस फोर्स की वजह से, जब वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। कौन दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए? तो रिजल्टेंट ऑफ वी बार क्रॉस वी बार परपेंडिकुलर टू द वी बार। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो हम तो डेफिनेशन देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेटिंग चार्ज से बनता है। देन हाउ? एंड स्केच द स्कीमेटिक डायग्राम डिपिक्टिंग oscillating electric and magnetic fields of an electromagnetic wave propagating along पॉजिटिव z डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये डायग्राम बनाने में बहुत बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर देते हैं। क्या उधर मिस्टेक होने का चांसेस है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। उसके पहले ऑसिलेटिंग चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा प्रोड्यूस होता है? An oscillating charge produces an oscillating electric field in the space, then which produce a oscillating magnetic field. चार्ज ऑसिलेट हो गया तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों ऑसिलेट हो रहे हैं। ये दोनों ऑसिलेट होके आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। मीन्स द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स रीजनरेट ईच अदर एंड दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ EM वेव इन द स्पेस। नाउ सेकेंड पार्ट इज ड्रॉ द ग्राफ showing the electromagnetic wave and with electric and magnetic field। इस डायग्राम में थोड़ा देखो कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ऑपरेट हो रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस को ऑपरेट हो रहे हैं और जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास हो रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप लोग इधर ध्यान देना, एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होता है, बच्चे का गलती कहाँ होता है। बहुत और सारे बच्चे ये फील्ड का ये बना दिया हमने, ये हो गया डायग्राम में इतना अच्छा नहीं बना, आप लोग और अच्छे से बना दो, इधर जो बना है वो फॉलो करो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वाई एक्सिस को जो दिखाया ये ऐसे दिखाना है हमें, और कई बच्चे ऐसे सेम टू सेम बना देते हैं, सेम टू सेम नहीं है वो। तो इधर एक्चुअली ये जो वाई एक्सिस के लिए जो जाने वाला है वो थोड़ा सा ऐसा क्रॉस है, ऐसा थोड़ा सा ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। तो इधर से जाते टाइम ऐसा जाके फिर ऐसा आना चाहिए। तो मतलब इधर ये फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे इधर ऐसा टेढ़ा होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। ये पॉइंट याद रखना, अगर इधर गड़बड़ किया तो ये 2 मार्क चला जाएगा आपका। 1 मार्क के लिए पूछे तो 1 मार्क चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a double convex lens is made up of glass of refractive index 1.55 with both the faces of the same radius of curvature r सेम है, रेडियस सेम है दिया है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 दिया है। गिवन क्या दिया पहले देखना है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला लेस इक्वेशन 1/f = n - 1
1/r1 minus 1/r2. First r1 is equal to r, that is you take a positive r, and r2 is equal to negative r minus r. सो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो. तो फोकल लेंथ दिया है, कितना दिया फोकल लेंथ, 20 दिया है फोकल लेंथ. ये सब वैल्यू पुट करने के बाद आपको फाइनल आंसर मिलेगा दिस r इक्वल टू 22 सेंटीमीटर. नाउ एंजॉय द कैलकुलेशन लेटर. ये कैलकुलेशन आप कर लेना और फास्ट करना कैलकुलेशन. नाउ नेक्स्ट इसका और में क्वेश्चन है, converging and diverging lens of equal focal length are placed coaxially in contact. Find the power and the focal length of the combination. तो ये इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दो लेंस का कॉम्बिनेशन. ये देखो मैंने एक कन्वर्ज एंड डाइवर्ज दोनों साथ साथ बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस दोनों साथ में रख दिया तो क्या होगा, इनका फोकल लेंथ क्या हो सकता है कम, और पावर भी क्वेश्चन पूछे हैं दो. तो फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला है 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f. उसी तरह P1 फर्स्ट का पावर है, मतलब P1 इक्वल टू 1/f. इक्वल फोकल लेंथ बोला है दोनों का, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉन्क्यू लेंस का माइनस होता है. तो P1 इज इक्वल टू 1/f एंड P2 इज इक्वल टू माइनस 1/f. देन कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P इक्वल टू P1 प्लस P2. देन 1/f माइनस 1/f इज इक्वल टू 0. सो पावर 0 होगा तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/0. देन फोकल लेंथ इज इक्वल टू इन्फिनिटी. फोकल लेंथ इज इक्वल टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको ड्यूअल नेचर से है. ये क्वेश्चन, अ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेट n टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब याद रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2. वो n से n इक्वल टू 2 पे आ रहा है. In the hydrogen atom irradiates a metallic cathode of work function 2 electron volt in a photocell with stopping potential. stopping potential दिया है v naught is equal to 0.55. obtain the value of quantum number, principal quantum number n का वैल्यू क्या होगा. तो उसके लिए एक मिनट का चार्ज, लैपटॉप का चार्जिंग डाउन हो गया. चलो चार्जिंग लगा देते. ओके, सो नाउ इसमें क्या दिया है गिवन में, एक तो वर्क फंक्शन दिए. वर्क फंक्शन आप 5 नॉट से डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो W नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं. कहीं बुक में W नॉट से डिनोट किया है. और क्या दिया है गिवन, V नॉट दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो पहला हमारा ये फॉर्मूला होगा फोटोन h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, इस वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई वी नॉट है. तो इससे हम लोग ये दिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस ई इंटू 0.55, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. तो ये दोनों मिला के 2 प्लस 0.55 दैट इज इक्वल टू 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो फॉर्मूला में हमें पता है ग्राउंड स्टेट लेवल के लिए हम लोग n इक्वल टू 1 लेते हैं. तो E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n². सो ये दो दिया है टोटल एनर्जी. तो ये टोटल एनर्जी ये डेल्टा E इज इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब इधर n की जगह आप लोग 2 यूज़ करेंगे तब वो एनर्जी मिलेगा माइनस 3.4. और आपने जो एनर्जी निकाला था फोटोन का इक्वेशन यूज़ करके या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ करके, वो एनर्जी इधर माइनस होगा. तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस में कम प्लस हो के, तो फाइनल आपको
इतना एनर्जी डिफरेंस मिलेगा. सो दिस एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर. तब n इज इक्वल टू 4. एंजॉय द कैलकुलेशन लेटर. करके देखो क्या आ सकता है इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से. सेमीकंडक्टर से जो थ्योरी क्वेश्चन है ये मतलब थोड़ा सा हॉट टाइप क्वेश्चन है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. और क्वेश्चन बहुत आसान है. देखो फर्स्ट में क्या दिया है, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल बैरियर वर्सेस डिप्लेशन विड्थ दिया है. इधर डिप्लेशन विड्थ है x, मतलब ये पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल है. फॉर अनबाइस्ड मतलब उसको वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हम लोगों ने. अनबाइस्ड डायोड इज शोन इन फिगर ए. इन कंपेरिजन टू ए, graph B and C are obtained after biasing the diode in different ways. Identify the type of biasing in B and C. मतलब ये फॉरवर्ड बाइस है क्या रिवर्स बाइस हमें बताना है. तो अभी देखो जब रिवर्स बाइस करेंगे डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा. रिवर्स बाइस जब करेंगे डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, मतलब ये विड्थ बढ़ रहा है, एक्स बढ़ेगा. और फॉरवर्ड बाइस किया डिप्लेशन लेयर कम होता है. तो इधर डिप्लेशन लेयर बढ़ने से इधर देखो उसका बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया. बैरियर पोटेंशियल कहाँ बढ़ता है, सिर्फ रिवर्स बाइस में बढ़ता है. तो इसके लिए व्हेन एन एक्सटर्नल, फर्स्ट बी क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं देखो. व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड मीन्स बाइसिंग किया across the semiconductor diode such that n is connecting to positive and p is connecting to negative, the direction of applied voltage is same as the direction of barrier potential. दोनों का सेम डायरेक्शन होगा. as a result barrier height means barrier potential increases and the depletion layer widen due to the change in the electric field. The effective barrier height under the reverse bias, that is a V0 plus V. तो सेकेंड वाला ऑब्वियसली फॉरवर्ड बाइस. तो इसका अकॉर्डिंगली आप देख लेना. ये फॉरवर्ड बाइस में क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन होगा. अपोजिट डायरेक्शन बैरियर पोटेंशियल और अप्लाइड वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. तो इधर क्या आएगा V0 माइनस V हो जाएगा. तो ये फॉरवर्ड बाइस में. सेकेंड ग्राफ इंडिकेट कर रहे फॉरवर्ड बाइस और फर्स्ट ग्राफ इंडिकेट कर रहे रिवर्स बाइस. Question number 25. In a double slit experiment using a light of a wavelength 600 nanometer, मतलब wavelength दिया है. The angular width of the fringe formed on a distant screen is 0.1 degree. ये angular width है, normal width है, angular width है. Angular width मतलब fringe width divided by d, distance between slit and screen. Find the spacing between the two slits. तो स्लिट का स्पेसिंग मतलब हमें स्मॉल d निकालना है. तो इसमें दिया है क्या, एंगुलर विड्थ दिया है, दैट इज अ बीटा नॉट इज इक्वल टू बीटा अपॉन d, सो दैट बीटा अपॉन d इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल d. तो वी हैव टू फाइंड अ स्मॉल d. The spacing between slits small d is equal to lambda upon beta naught. So that lambda is given, that is in nanometer, convert it into meter, 10 to the power minus 9. And beta is in angle, that is degree. You convert the degree into radian, that is 0.1 into pi divided by 180. Then d is equal to, directly put these two values in the given formula and enjoy the calculation later. So आप लोग ये आपको ये आंसर मिल जाएगा. अभी सेक्शन सी में आएंगे. सेक्शन सी है 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन. और इस सेक्शन 3 मार्क का क्वेश्चन में ऐसा 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन ऑप्शन और रहेगा इंटरनल ऑप्शन. आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं. तो ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर एक क्वेश्चन है. ये show diagrammatically the behavior of magnetic field lines in the presence of paramagnetic and a diamagnetic substance. How does one explain these distinguishing features? So
पहला वो उनका डायग्राम बना दो। डायमैग्नेटिक मटेरियल में से जब डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसा बाहर से जाएगा, ऐसा बाहर से जाएगा, अंदर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा। एंड इन पैरा एंड फेरो बियॉन्ड द क्वेश्चन, इधर अगर फेरो भी एक दे दिया तो आप लोग उसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। पैरा में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर से जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं, और फेरो में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत ज़्यादा जाएंगे। दैट मीन्स दैट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ये है वीकली अट्रैक्टेड डायमैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल वीकली रिपेल व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना दो, कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, दो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना दो तो भी चलेगा। तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे दोनों का। पहला डायमैग्नेटिक देखें। डायमैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड, so the number of lines of magnetic field lines passing through it decreases. So now next, magnetic dipole moment are induced in the opposite direction of the applied field. applied field का opposite direction में magnetic dipole moment डेवलप होगा। नेक्स्ट है, मैंने चार आपको ये डिस्टिंग्विश पॉइंट दिए हैं, आप पहले दो लिख दीजिए तो हो जाएगा। इसका मतलब एक एक मार्क का एक एक डिस्टिंग्विश पॉइंट मिल जाएगा, एक एक मार्क मिल जाएगा एक एक डिस्टिंग्विश पॉइंट पे। तो मैंने थोड़ा सा एडिशनल लिखा है ताकि एक स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा ना, मैं थोड़ा सा बियॉन्ड द क्वेश्चन आता हूँ। ससेप्टिबिलिटी केस में डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक डिस्टिंग्विश करो, अदरवाइज taking in case of susceptibility distinguish between di and ferromagnetic, so that you remember this. Susceptibility of diamagnetic material is small and negative, only di में नेगेटिव है, पैरा और फेरो में पॉजिटिव है। तो पैरा में क्या होगा, स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा, और फेरो में लार्ज एंड पॉजिटिव, तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा और पॉजिटिव होगा। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज स्मॉल एंड नेगेटिव, और पैरा में क्या होगा, पैरा में वो लार्ज एंड स्मॉल एंड पॉजिटिव होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैं इधर इधर नहीं आया वो प्रिंट में, तो मैं वो जो बुक आपको मैंने जो भेजा है उस बुक में वो कंप्लीट लिखा है उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट has a magnetic moment of 0.48 joule per Tesla. Given the magnitude and the direction of magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center of magnet. सेंटर ऑफ मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया, मतलब स्मॉल आर का वैल्यू दिया, कहीं बुक में एक्स लिखा होगा, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दिया है कैपिटल एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहीं बुक में स्मॉल एम से भी डिनोट किया है। सो शॉर्ट बार मैग्नेट ऑन द एक्सिस ऑन द इक्वेटर, तो आपके सिलेबस में एक्सिस एंड इक्वेटोरियल का डेरिवेशन नहीं है, बट उसका स्टडी तो करना ही है हमें। तो सिलेबस में उसका क्वांटिटेटिव स्टडी, उसमें वो दोनों फार्मूला आप याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द बार मैग्नेट। तो वो दोनों में सिर्फ 2 का डिफरेंस है, तो वो फार्मूला क्या होगा इसका, दोनों फार्मूला इधर है देख लो। P1 इज इक्वल टू ऑन द एक्सिस के लिए म्यू नॉट इंटू 2m, इधर स्मॉल m से जनरेट किया है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, इधर 2m है, इधर m है। आप लोग ये दोनों ऐसे कैलकुलेशन कर नहीं किए तो भी चलेगा, डायरेक्ट ये आपको 2m का मिल गया, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन में मिल जाएगा। नाउ एंजॉय ऑल दिस कैलकुलेशन लेटर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में ए पार्ट एंड बी पार्ट है। पहला पार्ट है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच a charged particle moving with the velocity v goes undeflected in the magnetic field.
ऐसा कौन सा कंडीशन है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से जाएगा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं उसमें। वो तो सिंपल है, वही फॉर्मूला हम इसके पहले देख लिया था, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू ही बी साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 आया तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, सो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछे, एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब v दिया है 10⁴ v, इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड b दिया है, परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब फोर्स लगेगा। देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलना है, मतलब आर निकलना है। तो आर कहाँ से आया, व्हेन द चार्ज इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैं थोड़ा इसका थ्योरी बता रहा हूँ, व्हेन द चार्ज इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन of magnetic field, then the charge particle moving in a circular path, circular path में अगर आना है तो we need a centripetal force, then who provide the centripetal force, centripetal force is provided by magnetic force QVB sin theta। तो इधर आएगा centripetal force mv² r इक्वल टू QVB, sin थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर है तो sin 90 इक्वल टू 1 हो गया, तो ये हो गया QVB। तो इस फॉर्मूले से आपको आर निकल दिया, आर का फॉर्मूला आ गया आपका mv अपॉन क्यूबी, mv इज अगेन मोमेंटम अपॉन क्यूबी। लेकिन दिया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक दिया है और पोटेंशियल दिया है, तो हमें आर निकालना है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया मुझे, लेकिन पोटेंशियल के लिए ये तो पी है। तो फिर आप डी बर्गली में जाइए, उधर क्या आएगा, डी बर्गली इक्वेशन में उधर सॉरी काइनेटिक एनर्जी दे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² अपॉन 2m, देन दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV होता है, तो P इज इक्वल टू √2mEV। तो इधर V मिल गया हमें, EV आ गया, तो इधर 2mE, m इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्वेश्चन पेपर में ऊपर दिया जाएगा, इधर तो दिया नहीं है। तो ये R इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, इधर P की जगह पुट करेंगे, P की जगह क्या पुट करेंगे, √2mEV। तो ये फी का वैल्यू पुट करो, P का वैल्यू दिए 10⁴ वोल्ट। सो नाउ एंजॉय द कैलकुलेशन लेटर। ये हो गया आपका कैलकुलेशन। पहले आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। आपको 4 चीज़ तो आता ही है, वो तो क्लास 2 से क्लास 1 से पढ़ रहे हैं। कौन सा 4 चीज़ आपको आता है कैलकुलेशन में, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, एक होता है डिवाइडेशन, डिवाइडिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माया सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे। इधर तो मैं एंजॉय द कैलकुलेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 4 ही चीज़ है इधर, ये 4 तो ऑपरेशन करना है, वो ये 4 ऑपरेटर है बस, और कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। आजकल मोबाइल का ज़माना है, सब लोग 2 × 2 करना है तो भी मोबाइल का बटन दबाते जाएंगे, 2 × 2, 2 × 4 × 6 बोल दिया तो ऐसा नहीं करेंगे, मोबाइल लेंगे, मोबाइल से करेंगे। तो मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक मोबाइल से थोड़ा कांटेक्ट तोड़ दीजिए, जो ज़रूरी काम का है उतना ही यूज़ कीजिए। नाउ क्वेश्चन 28, derive an expression for self inductance of a long air core solenoid of length L and cross section A and having a number of turns N। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए पहले डायग्राम बनाना जरूरी है और डायग्राम एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो मेनी स्टूडेंट्स ओनली राइटिंग द इक्वेशन, सो दिस इज नॉट गुड एंड यू आर नॉट गेटिंग अ फुल मार्क्स। सो फॉर दैट, जैसे हम बायोलॉजी में गया तो बायोलॉजी में सपोज आपके बॉडी में कुछ है ही नहीं, सिर्फ हड्डी है, स्केलेटन है, तो स्केलेटन नहीं चल पाएगा ना, अंदर कुछ तो भरना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग सिर्फ सिंटेक्स बना दिया
तो सिंटेक्स से नहीं चलेगा इधर काम, डेरिवेशन है। सिंटेक्स में लाइक इक्वेशन इक्वेशन इक्वेशन। सो इधर आप लोगों को पूरा वो डायग्राम थोड़ा सा 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है, देन यू राइट द इक्वेशन, देन यू स्टार्ट द राइटिंग इक्वेशन। सो पहले क्या लिखेंगे, एक फिजिक्स में कॉमन चीज़ है, कंसिडर, एज्यूम, लेट अस कंसिडर, ये चीज़ है, ये पहला। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग करेंगे कोई भी डेरिवेशन लिखते टाइम, अगर सर्किट डायग्राम है, रे डायग्राम है, कुछ है, डायग्राम फॉर सो एंड सो इज एज शोन इन फिगर, पहला सेंटेंस लगा दीजिए, तो सबसे आसान है। सो इधर क्या लिखा है, कंसिडर अ लॉन्ग एयर कोर सोलेनॉइड हैविंग एन टर्न्स ऑफ द ऑफ लेंथ यल। ऑलरेडी क्वेश्चन में वही सेंटेंस एज इट इज लिखा। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इज आई एंड n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, मैंने इधर 2 डायग्राम बनाया, आप लोगों को 2 डायग्राम एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही डायग्राम बना दो। तो सोलेनॉइड एम्पेयर्स लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड हमने डिराइव किया था। क्या है उसका फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये मिल गया। इफ A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड देन इफेक्टिव मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू, उधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था हम पहले, फाई इज इक्वल टू बी ई ए था, ई डी एस था, इधर क्या होगा बी ए, फाई इज इक्वल टू बी ए। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो एन बी ए, फाई इज इक्वल टू एन बी ए। एक फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला और एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले याद रहेगा तो ये डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। नाउ बी का वैल्यू पुट करो इधर, दिस एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ that is equal to NL, so that phi is equal to NL BE. Put the value of B is equal to mu naught NI, so that the equation become phi is equal to mu naught N square LIA. So this equation is final here from the above 2 equations. So now we know that हमें ये पता है कि जब हम लोग सोलेनॉइड के इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे तो इंडक्टेंस में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो दैट वी हैव टेकन वन कांस्टेंट दैट इज L। तो L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, सो दैट L, ये हमें फॉर्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू LI। सो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इक्वेट करो, तो इक्वेट करने के बाद आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको, L is equal to mu naught N square LA, but small n equal to number of turns per unit length। number of turns per unit length क्या है, कैपिटल N अपॉन L, तो ये हो गया डेरिवेशन, L is equal to mu naught N square A divided by L। और A का अगर रेडियस अगर दिया तो A का आप लोग कन्वर्ट करो पाई आर स्क्वायर, नहीं तो आप इधर तक भी लिख दिए तो चलेगा, रेडियस लेके कर दे तो भी चलेगा। अगर इस सोलेनॉइड में कुछ हमने डाले, दिस इज एडिशनल, नीचे वाला एडिशनल है। अगर इस सोलेनॉइड में हम लोग कुछ तो मटेरियल डाल दिया, मैग्नेटिक मटेरियल, उसका परमेबिलिटी म्यू है, सपोज म्यू और उनका रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर है, तो फॉर्मूला है म्यू, अगर ले लिया मैंने, म्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, this is a mu r, this is a mu r, relative permeability is equal to permeability of any medium divided by permeability of a free space। सो अगर कोई मीडियम अगर डाल दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और म्यू की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, इधर म्यू नॉट लिया था, म्यू नॉट की जगह म्यू आएगा, वैसा करके लास्ट इक्वेशन में म्यू आर म्यू नॉट N स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन L। ये सिंपल डेरिवेशन, आप लोग अच्छे से इसको एक बार भी पढ़ लिया तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद रखना है। पहला नंबर वाला इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना है, सेकेंड